नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। भारत में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। हजारों सालों की हिंदू सनातन परंपरा में हमेशा से गाय को विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन आज हिंदुओं की इसी माता का सरेआम कत्लेआम होता है। हजारों लाखों की तादाद में मासूम गायों को असम और पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश पहुंचा दिया जाता है, जहां पर कसाई खानों में गौवंश का वध कर मांस बेचा जाता है। जिस तरह काली कमाई के लिए तंत्र इस गोरख धंधे में पूरा भागीदार बन जाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना अधिकारों के साथ गाय माता की रक्षा के लिए अथक रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और ऐसे ही एक गौरक्षक आज हमारे साथ हैं, जिनसे हम गौवध के बांग्लादेश कनेक्शन के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे, जानेंगे भी गौवंश की रक्षा कैसे की जाए। बेहद स्वागत है आपका डॉक्टर श्री कृष्ण मित्तल जी। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और क्या कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ऐसे माफिया सक्रिय हैं जिन्हें राज्य सरकार तक खुलेआम समर्थन हासिल है, जो माफिया की तरह गौ तस्करी और गौवध के अवैध धंधे को जबरन चलाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण जी, जो हैं डॉक्टर श्री कृष्ण मित्तल, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इसी पर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर श्री कृष्ण मित्तल जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, किस तरीके से गौवध जो है वो किया जा रहा है इस देश के अंदर? असम और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो बांग्लादेश किस तरीके से यहाँ से इन गौवंशों को भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे? सूरदर्शन चैनल के माध्यम से जो देश में गौवंश रक्षा के लिए अहम कार्य कर रहा है, मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए बताना चाहता हूं कि 1971 में बांग्लादेश का प्रादुर्भाव हम लोगों ने किया, एक नया राष्ट्र का गठन किया, लेकिन आज वो राष्ट्र हमारे देश के गौवंश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। सीमा का दृश्य करें, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा हमारी है भारत और बांग्लादेश की, जो खाली बंगाल ही नहीं, बंगाल से आसाम, आसाम से मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब राज्यों को पार करते हुए बर्मा को जाके छूती है। और इस बीच में गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सोना, ऐसी कितनी नदियां हैं जो कि हमारे इस पूरे दोनों राष्ट्रों के बीच में विभाजन रेखा का भी काम करती हैं। अब हम क्या देखते हैं कि निरंतर लगातार सवेरे शाम ट्रकों का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा से प्रारंभ होता है और उनका डेस्टिनेशन होता है अल्टीमेटली बांग्लादेश। उस बांग्लादेश तक जाने के लिए उनको बंगाल तो पार करना ही पड़ता है, बिना बंगाल के कोई रास्ता नहीं है। और बंगाल के अंदर में एक जगह का नाम है चिकन नेक, यानी वहाँ पर हमारे देश का बिहार से और असम के बीच में एक छोटा सा रास्ता है, 30 किलोमीटर लगभग का दूरी है उसकी, जिसको चिकन नेक का नाम दिया गया है। वहाँ से आम तौर पर इन सब पशुओं को, उसके ट्रांसपोर्ट को पार होना ही पड़ता है। अब क्या देखते हैं हम कि 24 परगना जिला, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल की राजधानी से जुड़ा हुआ है, मालदा, जो कि जो है, शायद मैं अगर सही शब्द उपयोग करूं तो वहाँ पर बॉर्डर का नाम की कोई किसी किस्म की सीमा नहीं है। ऐसा कितनी जगह देखने में आया है कि एक खेत जो है से दूसरे खेत के अंदर में जाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करना पड़ता है। जब हम आगे बढ़ते हैं और उन प्राणियों को असम की तरफ जाना होता है तो चिकन नेक से पार होकर के या जो है कूच बिहार से पार होकर के वो प्राणी जाते हैं और उनको बॉर्डर से पहले उतार दिया जाता है, पैदल लेके जाए जाते हैं, जो मैंने देखा अपनी आंखों से। और वो जो है वहाँ की नदियों में उनको बहाया जाता है, उनको जो है। तो इतना बड़ा ये है कि इसका पूरा यह संगठित अपराध है, जो कि वर्ष के अंदर में लगभग 1.5 करोड़ प्राणियों का बांग्लादेश को निर्यात कर रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था
इस विषय को लेकर के बड़ी गंभीर है, क्योंकि आज बांग्लादेश बोन चाइना का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। खालों को उल्टा वो भारत को निर्यात करता है। बांग्लादेश की अपनी खुद की बीफ की कंजप्शन का अपने प्राणियों से वो 15% भी पूरा नहीं कर पाता है, तो उसके लिए भी उसको जो है बीफ का जो है वो इन प्राणियों आयात करना होता है। वहाँ पर जाने के बाद में वो प्राणी लीगल हो जाते हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई भी प्राणी सड़क पे घुमा मिल रहा है, आप क्लेम करते हैं तो आप वहाँ पर 500 टका फीस जमा कीजिए और वो आपकी जो है मलकियत हो जाती है। ऐसा दृश्य बांग्लादेश के अंदर में है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब बात करेंगे हम बीएसएफ की। अक्सर देश में कह दिया जाता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ खुद गांव की तस्करी में संलिप्त है, वो इसमें लिप्त रहती है। लेकिन आज हम आपको सच्चाई बताएंगे और ये बताएंगे कि कैसे जानबूझकर बीएसएफ के हाथों को बांध दिया जाता है और लोकल सिस्टम खुद गौवंश की तस्करी में शामिल हो गया है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने भी। भारतीय सीमा की रक्षा का दायित्व का बहुत बड़ा जो है दायित्व हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कंधों पर है। और मैंने बांग्लादेश बॉर्डर के 4096 किलोमीटर का बहुत बड़ा क्षेत्र भ्रमण किया है, देखा है कि बीएसएफ किन परिस्थितियों के अंदर में काम कर रही है। मैं आपके सामने दृश्य रखता हूँ। ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर में रिवाइन एरिया कहते हैं, जहाँ पर जो है बाढ़ आती है और बीएसएफ की चौकी भी बह जाती है। यानी वहाँ पर नेचुरल कॉल के लिए भी आदमी कहाँ जाएगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं होता है। जब वो हमारे बॉर्डर के लगभग 150 मीटर यानी 150 गज के बफर लाइन जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी जो है उनको जाने का अधिकार नहीं है। और जो उनकी सड़क है उसके इस तरफ भी आने का, अगर वो किसी के घर के सामने से भी निकलते हैं तो शिकायत कर दी जाती है कि ये तो हमारे भी बच्चों को देखने के लिए आया है। उनको अधिकार की बड़ी जो है कठिनाई है। जो मैं देखा वहाँ पर, जो समझा कि क्राइम को कैसे रोकें। जब वो बॉर्डर की जो गलियारा उसमें कोई अगर प्राणी आएगा उसको रोक सकते हैं, लेकिन रात को जो है जो कि वहाँ के पास के गांव के अंदर में प्राणी छिपा के रखे गए हैं, उनके घरों में बांधे गए हैं और रात को निकलते हैं, उनको सुआ भोंका जाता है। और वो जो है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, थल रास्ते से, नदी के रास्ते की तो अलग पोजीशन है, जो हमारा सरफेस है उसके अंदर से भी वो जो है तोड़ते हुए जो पतली सी तार लगी हुई है निकल जाते हैं। जबकि बीएसएफ को फायरिंग के लिए भी परमिशन नहीं मिलती है। कितने ही बीएसएफ के प्राणियों में आपने देखा कि जो घायल हुए, जिनकी मौत हुई वहाँ पर, और जिनके ऊपर में केस चल रहे हैं आज भी। तो ऐसी पोजीशन है। लेकिन राजनाथ सिंह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं, और ये प्रश्न जब हमने उनके सामने उठाया तो वो खुद गए वहाँ। उन्होंने बीएसएफ की समस्याओं को समझा और उनको आदेश किया कि यहाँ से एक भी प्राणी नहीं जाना चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ कि 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर 3 लेयर वायरिंग से सील किया जा रहा है। बिजली अगर उनको नहीं मिलती है तो क्या आप ये मानते हैं कि बीएसएफ जो है वो अपनी भूमिका अच्छे तरीके से निभा रही है इस मसले को, अगर देखा जाए पूरे तरीके से, तो आप ये मानते हैं? देखिए, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अपने पूरे प्राणों पर खेल करके गौवंश की रक्षा कर रही है। यानी इसका परिणाम जो सबूत है, बीएसएफ के रोल से, आप इस मामले को अगर देखा जाए तो बीएसएफ के रोल से आप सहमत हैं? जी। जो लोअर लेवल के ऊपर में जिनके के ट्रांसफर 8 से 10 साल तक नहीं होते हैं, जो वहाँ विराजमान हैं, आज जो है जो गेट वहाँ लगते हैं उस पर अगर कोई चौकीदार खड़ा हुआ है और वो सवेरे गायों को अंदर करवा रहा है, बिना लिखे करवा रहा है, और शाम को उसकी गिनती नहीं हो रही है, ये मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन बीएसएफ के जितने भी उच्च अधिकारियों से मैं मिल पाया हूँ और जो मैं बॉर्डर अपनी आंखों देखा है, तो उस हिसाब से मेरे को कोई डाउट नहीं है कि हमारा बीएसएफ बिल्कुल 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 आप उससे पूरी तरीके से सहमत हैं और आपका मानना है कि बीएसएफ जो है इस मसले को लेकर पूरी तरीके से अपनी जो भूमिका है उसको अच्छे तरीके से सलीके से वो निभा रही है।
लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब हम बात दूसरे राज्यों की हम करना चाहेंगे। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक, तमिलनाडु तक से गायों का जो वहाँ से उठाया जाता है उनको, और उन्हें बेहद अमानवीय तरीके से ट्रकों में डालकर हजारों किलोमीटर की यात्रा कर बांग्लादेश बॉर्डर तक उनको पहुंचा दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी दूर मौजूद राज्यों से गायों की तस्करी कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है? डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। देखिए, जो प्राणी इन राज्यों के अंदर में अनुपयोगी बता दिया गया है और जो 5,000, 4,000, 6,000 में वहाँ खरीद लिया जाता है, वो प्राणी बंगाल में आकर के 40-45 हज़ार का हो जाता है और बांग्लादेश में जाने के बाद में 80,000, 90,000, 1 लाख का भी हो जाता है। क्योंकि बांग्लादेश में बीफ के रेट मुझे बताए गए 680 टका पर किलो, यानी 600 रुपये प्रति किलो। क्यों? ये इन राज्यों से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, इन राज्यों से प्राणी क्यों जाएं? उसका एक कारण ये है कि हमारे बंगाल, असम की जो गोवंश की नस्ल है वो बहुत कमज़ोर है। उसकी हाइट लगभग 3-3.5 फुट की होती है, वजन उसका 100 से 150 किलो के बीच में होता है। जबकि हमारी हरियाणा, राजस्थान या मैं कर्नाटका से हूँ, कर्नाटका की देवनी नस्ल या जो है ये हलितकार, इन सब के वजन जो है 500 से 800 किलो के बीच में आते हैं और जिसका कि 400 से 500 किलो भी बीफ उनमें मिल जाता है। तो जहाँ पर एक प्राणी में आपको 50 किलो बीफ मिल रहा है और एक प्राणी में आपको 500 किलो मिल रहा है, तो बिल्कुल यकीनन वो ही प्राणी लोड किए जाएंगे जिसमें उनका तो मांस से संबंध है। कैसे जाते हैं? कानून इन राज्यों के अंदर में सबसे प्रथम आता है मंडी एक्ट, APMC एक्ट, जिसके अंदर में कि इसको शेड्यूल कमोडिटी डिक्लेयर किया गया है और जिसमें इनका वहाँ पर क्रय विक्रय होता है, मंडियों में देखा जा सकता है। उसके पश्चात वो सड़क पर आते हैं तो उनको वहाँ का पशुपालन विभाग सर्टिफिकेट देना चाहिए। PCA एक्ट के अंदर में बिल्कुल ये कंपलसरी है किसी भी वेटरनरी डॉक्टर सर्टिफिकेट लेना और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के अथॉराइज से सर्टिफिकेट लेना। फिर आता है ट्रांसपोर्ट कि जो वहाँ पर लोड किए जाते हैं, कोई भी जानवर ऐसा नहीं है कि हरियाणा से, पंजाब से, कर्नाटका से, केरला पैदल आ रहे हों। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो ऑयल टैंकर हैं उसके अंदर में भी ऐसा माफिया ने किया हुआ है कि उसमें ही बंद करके प्राणियों को वहाँ तक पहुँचाते हैं। नितिन गडकरी जी ने इतना सुंदर कानून बनाया इसके ऊपर में, जिसको हम कहते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, जिसमें प्राणियों का कोई शब्द ही नहीं था, और उन्होंने जोड़ा इसके अंदर में सेक्शन 125E, जिसमें कि पशु वाहन के अंदर में गुड्स नहीं जा सकते, गुड्स वाहन में पशु नहीं जा सकते, ISI सर्टिफिकेशन होगा उस वाहन का, और 2 स्क्वायर मीटर जगह गाय को, भैंस को देनी कंपलसरी होगी, घोड़े को 2.25 मीटर देनी कंपलसरी होगी। ऐसे उन्होंने अलग अलग उसमें बनाए हैं और उसके अंदर में पार्टीशन होंगे ट्रक के अंदर में, और यह 1 जनवरी 2016 से लागू हो चुका है। लेकिन मैंने इसका पालन, मैं अभी हरियाणा भी होकर के आया हूँ, मैंने इसका पालन नहीं देखा है। बिल्कुल, लेकिन जानना चाहेंगे हम डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से आपने हरियाणा का जिक्र किया, चाहे हम बात करें पंजाब की, चाहे हम बात करें हिमाचल की, हरियाणा में गाय को लेकर एक बहुत सख्त कानून हाल ही में बनाया गया है और इससे पहले भी वहाँ पर वो कानून लागू था। लेकिन फिर भी अगर वहाँ से तस्करी इस तरीके से गायों की होती है तो ये वाकई में अपने आप में एक सवाल निशान ज़रूर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसका ये मैं बता सकता हूँ कि यमुनानगर में 4 दिन पहले तस्करों ने गोरक्षकों के ऊपर में गोलियां चलाई। आपने भी अखबार में पढ़ा होगा, मैंने भी वहाँ से देख करके आया हूँ। और जो है तस्करी हो रही है तो गोलियां चल रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए यमुनानगर का जो यूपी के साथ में बॉर्डर है, हिमाचल के साथ में बॉर्डर है, 90 किलोमीटर की सीमा उनकी, उसको भी रिवराइन एरिया बोल सकते हैं, जो नदी के किनारे है। और जो है और ऐसी सीमा यमुना और यानी एक तरफ बीच में यमुना, एक तरफ यूपी, एक तरफ हरियाणा है, जो कि लगभग 200-250 किलोमीटर चलती आती है। तो वहाँ से तस्करी हरियाणा से होना, यूपी में निकलना बहुत आसान है अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए। बिल्कुल ठीक है कि कानून हमारे माननीय खट्टर जी ने बहुत सख्त कानून बनाने की पहल की है, जिसमें कि वाहन को भी जब्त करने की प्रावधान उन्होंने रखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो। सिस्टम की फेल्योर मानते हैं जी?
सिस्टम की फेल्योर आप मानते हैं? आपको लगता है कि सिस्टम जो है विफल साबित हो रहा है? देखिए, ये बात मैंने मेरे चर्चा हुई विधानसभा अध्यक्ष माननीय कोनपाल जी गुर्जर साहब से, तो उन्होंने ये बात कही कि मित्तल जी हमने कानून बहुत सख्त बना दिया। तो मेरा जवाब ये था कि माननीय कानून तो किताबों में लिख दिया गया, लेकिन जब तक उसका पालन आप सुनिश्चित नहीं करेंगे, उसकी जिम्मेदारी निर्धारित नहीं करेंगे, तो ये कार्य ऐसे ही चलता रहेगा। आज फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर देश के कानूनों का पालन हो जाए तो कोई गाय का बाल भी बांका नहीं कर सकता। पूरे देश में आईपीसी 429 लागू है, पीसी एक्ट लागू है, हरियाणा के कानून लागू हैं, लेकिन उनको तोड़ा जाता है। आज जो है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर में बहुत बड़ी सजाएं हैं, व्हीकल की जब्ती है, लेकिन तोड़ा जाता है। अब इसके अंदर में क्या कारण है, हमारी जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक और बात देखने को मिली है, अक्सर हम देखते हैं कि जो अधिकारी होते हैं, पुलिस के जो अधिकारी होते हैं, अगर उनको जब्त कर भी लिया जाता है, अगर गौवंशों को पकड़ भी लिया जाता है, लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, हमने कई बार ऐसा देखा है, लेकिन हम देखते हैं कि फिर उनकी नीलामी की जाती है और नीलामी में तस्कर ही शामिल होते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। इसको बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ। बहुत अच्छा। ये बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ क्या हो रहा है, जो मैं देख करके आया हूँ। बीएसएफ जान पर खेल करके जो प्राणियों को पकड़ती है, कॉन्फिस्केट करती है, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। वो देती है भारत के कस्टम विभाग को। सेक्शन 111 इंडियन कस्टम एक्ट के अंदर में दिया जाता है और वो कहीं नहीं जाता, वहीं रहता है। उसको जो है वो सीजर मीमो भेजते हैं, सीजर मीमो की कापी आपको मैंने दी है। उसको जो है तुरंत उसको जो है वो वहाँ पर अपने जो भी उनके कस्टम वाले अधिकारियों के मिलने वाले या वहाँ पे जो भी माफिया है, उसको उनका कहना है कि हम नोटिस बोर्ड पे चिपका देते हैं। लेकिन नोटिस बोर्ड पे चिपकाने का मतलब जो है आम जनता को नहीं पता लगता, और वहाँ से जो है वो आते हैं, पैसा देते हैं, चाहे वो जाली नोट भी हो सकते हैं, कोई बैंकिंग का सिस्टम नहीं है, उस पर कोई टैक्स नहीं काटा जाता। राज्य सरकार के और केंद्रीय सरकार के जो भी टैक्स उसके ऊपर में है वो भी नहीं उस पर लगाए जाते और उनको दे दिए जाते हैं, और वो प्राणी वहाँ से शहर में नहीं आते, वो सीधे रात के समय में वहां से दोबारा से नदी में डाल दिए जाते हैं। या एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जीव जंतु बोर्ड है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन जीव जंतु बोर्ड का जो काम है, जिस तरह की उसकी कार्यप्रणाली है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लग रहा है कि वो अपनी भूमिका जो है वो सही तरीके से निभा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जीव जंतु बोर्ड जो है वो कुत्तों की रखवाली ज्यादा कर रहा है। गाय हमारी माता है, हम उसकी पूजा करते हैं, बावजूद इसके हो क्या रहा है हम सब देख रहे हैं। इससे आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे को 2000-2007 के बीच में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का कर्नाटक और केरला इंचार्ज होने का और राष्ट्रीय सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 1960 के अंदर में जो क्रूरता निवारण अधिनियम बना, उसके अंदर में इसका गठन किया जाता है और उसके अंदर में सभी प्राणी आते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। 14 इसके उद्देश्य रखे गए हैं एक्ट के अंदर में, और अलग अलग विभागों से जो है सदस्यों का चयन किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आपका मैं कथन को समर्थन करूंगा कि शायद जीव जंतु कल्याण बोर्ड ऐसे कामों में उलझ गया है कि अब जैसे जल्लीकट्टू का इशू चल रहा है, कैटल रेस का, जैसे कुत्तों का है, गायों का, उनको जो है जैसे बकरीद के ऊपर में 20 लाख प्राणी जो है सड़क के ऊपर में स्वस्थ है, हेल्दी काउ, और जिस पर कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का और बंगाल हाई कोर्ट के इतने आदेश हैं, उनका पालन करवाने का हम कोई प्रयास नहीं करते हैं। और इस स्मगलिंग को रोकने के अंदर में जो कि बोर्ड का बहुत बड़ा दायित्व हो सकता है, वो जो है हम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, लेकिन अब चूंकि सरकार का परिवर्तन हुआ है, बोर्ड के अंदर में भी मैं उम्मीद करता हूं कि परिवर्तन शीघ्र आएगा। चलिए एक छोटा सा सवाल, क्योंकि समय की कमी है और मैं चाहूंगा कि आप जवाब भी उसका संक्षिप्त में दें। नरेंद्र मोदी की सरकार है, एक हिंदूवादी सरकार है, देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार है। इस सरकार से आपको कितनी उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि पूरी तरीके से गौ तस्करी पर यह सरकार रोक लगा पाएगी? मैं इसका पूरा विश्वास रखता हूं
गो तस्करी क्या, भारत की धरती पर गोवंश रक्षा जिस दिन माननीय सोनिया गांधी जी हाँ कर देंगी, उस दिन 15 दिन के अंदर में गौ हत्या निषेध विधेयक पारित हो जाएगा, गोवंश की रक्षा हो जाएगी। समय की कमी है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हम गाय का जिक्र इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि अगर हम गाय की बात की जाए तो आज भी सनातन धर्म में ये है लिखा गया है इसमें, और आज भी जो हिंदू हैं उनके घर में पहली जो रोटी होती है वो गाय के लिए बनती है, पहली रोटी गाय को दी जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुओं की जो आस्था है वो गाय के साथ कितनी है, कितने गाय से हम लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और इसीलिए इसको बचाना हम सभी का कर्तव्य है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, जय हिंद।